बड़ा अहम डिवीज़न है पंजाब का, और पंजाब की ऑब्वियसली पॉलिटिक्स का असर सारे पाकिस्तान में पड़ता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इम्तियाज़ साहब आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। और मैं चाहता हूँ आप अगर कोई लफ्ज़ कह दें फिर उसके बाद चला। अच्छा जी, और मैं फिर से अब जो कल मैंने तमाशा देखा है कि जिस तरह नेल्सन मंडेला कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है, हाथ हिलाते हुए कश्मीर फतह किया हुआ, नवाज शरीफ साहब JIT के सामने प्रेजेंट हुए कि पता नहीं उन्होंने कितना बड़ा एहसान किया इस मुल्क पे। मैं आज वाज़ेह करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के ऊपर जो चार्जेस हैं करप्शन, उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला आके कि जी मेरे ऊपर कोई करप्शन का चार्ज ही नहीं है। करप्शन का मतलब है इक़्तिदार में आके ज़ात को फ़ायदा पहुँचाना, ये है करप्शन। ये जो एंटी करप्शन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें डिफ़ाइन किया गया था करप्शन को कि जो भी इक़्तिदार में आके ज़ात को फ़ायदा पहुँचाए, इसको करप्शन कहते हैं। तो एक फैक्ट्री से जब 30 फैक्ट्रियाँ बनाई थी इन्होंने इक़्तिदार में आके, ये सारी करप्शन है। लेकिन इससे बड़ा इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है करप्शन प्लस, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग 10 अरब डॉलर की पाकिस्तान में हर साल मनी लॉन्ड्रिंग होती है। स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका ने सारी दुनिया की सर्वे की हुई है, उसमें पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसकी वजह से मुल्क मकरूज़ है। हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, हम अपने लोगों के ऊपर बोझ डालते हैं, कर्ज़ों का टैक्स लगाते हैं, महंगाई करते हैं, गुर्बत फैलाते हैं। और जब यहाँ से यानी 10 अरब डॉलर का मतलब 1000 अरब रुपया जब मुल्क से बाहर जाता है तो नौकरियां कहीं और मिलती हैं जिधर वो 1000 अरब मुल्क से बाहर जाता है। वो ये 1000 अरब मुल्क पे खर्च हो या हम नौकरियां दे सकते हैं, बेरोज़गारों की फ़ौज है आज पाकिस्तान में। तो इसके ऊपर दूसरा जुर्म है मनी लॉन्ड्रिंग का, तीसरा टैक्स इवेजन का, चौथा कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स। लोग जेल में चले जाते हैं एक ही जुर्म के ऊपर, तो इनके ऊपर 4 हैं। 1.25 साल से सिर्फ और सिर्फ इनसे ये पूछा जा रहा है कि जब आपने तस्लीम कर लिए, जब पकड़े गए आप पनामा के इंकशाफ में कि आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर, तो आप सिर्फ हमें यह बता दें कि किधर से आपके पास कौन सी सोर्स ऑफ इनकम थी कि आपने प्रॉपर्टीज़ ली, और सेकेंडली कि पैसा बाहर कैसे गया। ये 1.25 साल से तोता मैना की कहानी सुनाई जा रही है। असेंबली में झूठ बोला गया, सुप्रीम कोर्ट में कतरी का झूठ बोला गया, क्योंकि कतरी अगर सच होता तो आके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दिखा देता। वो भी झूठ बोला गया, उधर भी झूठ बोला गया, और अब पूरी तरह अटैक किया जा रहा है JIT को। इसी JIT के बनने पे ये मिठाइयाँ बांट रहे थे, क्योंकि ये मैनेज नहीं कर सके JIT को, क्योंकि ये रिश्वत नहीं दे सके। जो सारी ज़िंदगी शरीफ ख़ानदान ने रिश्वत दे के पहुँचे हैं यहाँ, जनरल जलानी को भी घर बनाने का सरिये की रिश्वत दे के तो उधर से खड़े हुए हैं। सारी ज़िंदगी इन्होंने रिश्वत दी है। इन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की होगी, ख़रीदने की कोशिश की होगी, वो नहीं बिके। अब उनके ऊपर पूरी वारदात कर दी है, कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश पूरी हो रही है, उनको मुतनाज़ा किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ फिर से बच जाएं। ये हमेशा बचते रहे हैं। इन्होंने कहा जी 3 नस्लों का इत्तेसाब हुआ है, कभी भी इनका इत्तेसाब नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा हो रहा है। जब इनका होने लगा, जनरल मुशर्रफ से NRO लेके बाहर चले गए, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आसिफ ज़रदारी से साइन करके फिर मुकमुका कर लिया, कभी भी इत्तेसाब नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा इत्तेसाब हो रहा है इनका। और इनको क्योंकि अब डर है कि ये मैनेज नहीं कर सकते, मिठाइयाँ बांटी थी जिस JIT के बनने पे, आप उसके ऊपर ये बाकायदा हर रोज़ तनकीद कर रहे हैं, बुरा भला उनको कह रहे हैं। मैं सिर्फ आखिर में ये बात कहना कि सारी कौम आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और JIT के साथ खड़ी है। ये जो डरा रहे हैं उनको कि जनाब अगर फैसला ठीक ना आया, जो राना सनाउल्लाह और ये जो बाकी सारे कह रहे हैं कि अगर फैसला ठीक ना आया कौम नहीं मानेगी, फैसला अगर नवाज शरीफ की फेवर में आया ना तो कौम नहीं मानेगी। ये क्या बात कर रहे हैं? क्या इसका मतलब कि कोई इलेक्शन जीत के आए
उसके बाद उसको लाइसेंस मिल जाता है चोरी करने का और अगली इलेक्शन तक वो चोरी करता रहे, और कोई मुल्क का इंसाफ का इदारा उसे हाथ लगाए तो कहे जी अवाम एहतसाब करेगी या बड़ी JIT बनेगी। ये किसको धोखा दे रहे हैं? इसका मतलब कि मगरब के अंदर जो भी लोग पकड़े जाते हैं करप्शन में, प्राइम मिनिस्टर्स निकाले गए हैं, झूठ बोलने में निकाले गया है। अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस पे रिचर्ड निक्सन, तो क्या वो वो अवाम का मैंडेट नहीं लेके आया था? इसका मतलब कि आप अवाम का मैंडेट लेके आए, आपको चोरी करने की इजाज़त दे दी जाती है? क्या मैंडेट चोरी करने का दिया गया था? नवाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग का दिया गया था? ये कहना कि जी अगर जो अदालत का फैसला ना हुआ तो मानेंगे नहीं, कैसे नहीं मानेंगे आप? हम मनवाएंगे आपको, ये कौम मनवाएगी आपको। मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप जितने लोग निकालेंगे वो गुम जाएंगे, जो अवाम का समुंदर निकलेगा आप सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के और ये जो JIT के लिए। किसी किस्म की किसी को धमकी लेने की, मैं इनको आज इधर से कह रहा हूं इस प्लेटफॉर्म से कि ये जितने आपको डरा रहे हैं, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट को ना JIT को। सारी कौम आपके साथ खड़ी है, सारी कौम तरस रही है इस मुल्क में कि कभी किसी बड़े डाकू का एहतसाब हो। यहाँ सिर्फ छोटे छोटे चोर पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े डाकू चोर, इनके लिए जब इनको कोई हाथ डाले। हाँ सर, ये बताइएगा कि अवाम की JIT में भी जाना है, 2018 प्राइम मिनिस्टर ने आपको कल कह दिया है। दूसरी बात ये सर, दूसरा सवाल ये है कि क्या आप JIT की अब तक की कारकर्दगी से खुद मुतमईन है, आपकी पार्टी मुतमईन है? देखिए, मुझे तो कोई पता ही नहीं JIT की कारकर्दगी क्या है, क्योंकि वो सीक्रेट है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि JIT इनके प्रेशर में नहीं आई, जिसकी वजह से ये सारे सरकारी महकमे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि JIT को फेल करने के लिए। जो JIT ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि हमारे सामने रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, यही मैं इसलिए कह रहा था कि नवाज शरीफ को रिज़ाइन करना चाहिए। जब JIT ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी थी तो वो कैसे वो इदारे कर सकते हैं जिनके ऊपर नवाज शरीफ बैठा हुआ है, और वही हुआ। उनको अब मुतासर कर रहा है, उनको इफेक्ट कर रहा है, रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है। तो अभी भी मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जब JIT की रिपोर्ट के ऊपर मेरे ख्याल में मंडे को उन्होंने फैसला करना है, मेरे ख्याल में उनको कहें कि ये बैठे, ये रिजाइन करे जब तक JIT की इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होगी। यही इसने यूसुफ रजा गिलानी को कहा था। कतरी शहजादे के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। कतरी शहजादे के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जो उसने कहा लिखा वो उस पर स्टैंड करते हैं। और आज जो है पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर जो हैं, वो मियां साहब के बारे में कहा है कि वो भोले हैं, उसके बारे में JIT को कतर जाना चाहिए। देखिए, पहले तो मियां साहब की सारी जो फैमिली है ना, सारा शरीफ खानदान है, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कह दें कि कतरी का लेटर फ्रॉड नहीं है। सारी मोटू गैंग है जो आके हर रोज बातें करती है, नवाज शरीफ की सफाइयाँ पेश करती है, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहें कि कतरी का लेटर फ्रॉड नहीं है। इतना बड़ा ये फ्रॉड है कतरी का लेटर। यानी कौन मानने के लिए तैयार है कि पहले तो कतरी था ही नहीं। सुप्रीम जब उसने नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में तकरीर की, कोई कतरी का नाम नहीं था, 8 महीने कतरी नहीं था, और फिर एकदम सुप्रीम कोर्ट में आ गया। क्योंकि याद रखना, असेंबली में कहा था ये हैं वो दस्तावेजात जो साबित करेंगे सारी मनी ट्रेल। वो जब पता चला सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी नहीं था, कतरी आ गया। अब कतरी से मैं एक चीज पूछता हूं, एक छोटा सा काम कर दें, अगर हमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दिखा दें तो हमें शायद कतरी को बुलाने की जरूरत ही ना पड़ती। कतरी को बुलाने की जरूरत इसलिए कि एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन अभी तक नहीं दिखाया। मेरे ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, मेरी हलाल की कमाई का पैसे से मैंने फ्लैट लिया लंदन में, सबको पता, बाहर क्रिकेट खेलता था। मैंने उस फ्लैट का बताया कि कब खरीदा गया, कितने का खरीदा गया, 83 में, 20 साल के बाद बेचा, कितने का बेचा, मनी ट्रेल दिखाई, वहां से बैंकिंग ट्रांजैक्शन पैसा जमायमा को। सिर्फ जो चीज नहीं मिल रही थी, जमायमा ने पैसा यहां कैसे भेजा, हालांकि कानून कोई नहीं तोड़ा था। 13 साल हुई उससे तलाक, उसके बावजूद उसने वो सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन के पैसा यहां से कैसे आज सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा है, इन्होंने क्यों नहीं किया? तो इनके 1.25 साल हो गया है, ना कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, अभी तक यही नहीं बताया
کہ جناب اگر حسین نواز نے یہ نیلسن نیسکول کمپنی لی تھی جن کے 4 محلات ہیں تو اس کی پرچیز ڈیٹ تو دکھا دیں, اس کی اونرشپ تو دکھا دیں. 1.25 سال سے نہیں دکھائی. تو ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب قطری نے ایک تحفہ دیا تھا 2006 میں. سب کو پتہ ہے کہ 90 کی دہائی میں انہوں نے یہ فلیٹ خریدے تھے بچوں کے نام پہ. سب کو پتہ ہے 4 وزیروں نے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے جس میں مین ان کے بڑے بڑے وزیر ہیں, چودھری نثار ہیں, وہ خواجہ آصف ہیں, جنہوں نے کہا کہ ان کے فلیٹ ہیں 90 کی دہائی میں. سب کو جھوٹ بول رہے ہیں. 2006 میں قطری نے دیا, ساروں کو پتہ ہے یہ جھوٹ ہے. اور کیونکہ وہ جھوٹ ہے ابھی تک کوئی صفائی پیش نہیں کر سکے, کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں لا سکے. دیکھیں جی, ٹکٹس تو پارٹی میرٹ کے اوپر دے گی. ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی اور بھی لوگ آ رہے ہیں اور میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ابھی آنے والے دنوں میں اور بھی نام شامل ہو رہے ہیں. 900 ٹکٹ دینے آخر میں ہم نے. اور اس باری تحریک انصاف یہ الیکشن انشاءاللہ سارے پاکستان میں سویپ کرے گی. ابھی سے تیاری کر رہے ہیں ہم اس کی. دیکھیں ایک منٹ, یہ یاد رکھیں, دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, یہ یاد رکھ لیں کہ اگر آپ فرشتے بھی دے دینا نواز شریف کو اور آصف زرداری کو, چوری نہیں رکنے لگی. جب آپ اوپر ایک لیک آن یو لے کے آتے ہیں یا مہاتر محمد لے کے آتے ہیں, اس کے نیچے کرپٹ لوگ بھی آ جائے نا, جو یہ نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کرپٹ لوگ بھی لے آئیں, جب آپ کا اوپر سربراہ ٹھیک ہوتا ہے اور ادارے مضبوط کرتا ہے تو اس وقت تب کرپشن ختم ہوتی ہے. آج مغرب کے اندر کرپشن کیوں نہیں ہے, آج انگلینڈ میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ایماندار آدمی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ کرپشن کریں گے ان کے ادارے پکڑ لیں گے ان کو. یہاں تو سپریم کورٹ نے کہا کہ نواز شریف نے سارے ادارے ختم کر دیے ہیں. اپنی کرپشن بچانے کے لیے ادارے جب ختم کریں گے تو سارے کرپشن کریں گے. کل پرائم منسٹر پیش ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ان کی باڈی لینگویج بالکل کوئی اسمائل نہیں تھی, مسلسل غصہ تھا اور سوال کے جوابات بھی نہیں. جب وہ واپس گئے تو کیبنٹ کے کچھ لوگ تھے جن میں طلال چودھری وغیرہ بھی شامل تھے. تصویر ریلیز کی, اس میں بھی سب کے چہرے اترے ہوئے تھے. خواجہ آصف کا چہرہ دیکھ لیں, شہباز شریف کا چہرہ دیکھ لیں. اسٹیٹمنٹ کو بھی کنڈیم کر دے خواتین کے حوالے. تصویر ریلیز کی گئی. میں ابھی میرے ساتھ فردوس عاشقوان کھڑی ہے. میں پہلے تو خواجہ آصف نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے پھر سے بڑی شرمناک اسٹیٹمنٹ ہے خواتین کے اوپر. میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. ہمارے نہ دین کے اندر نہ ہمارے کلچر میں اس طرح کی کوئی روایت ہے کہ ہم عورتوں کی توہین کریں اس طرح. اور یہ کولیگز کی توہین کرنا, اسمبلی میں بیٹھ کے اور اس طرح کی زبان استعمال کرنا, ان کا کام. میں ان کے اوپر پرائم منسٹر کو, نواز شریف کو, اگر اس کو کوئی اس کے اپنا جب وزیر اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو ایکشن لینا چاہیے. مریم نواز جو سارا وقت ٹویٹ کرتی رہتی ہے, ان کو ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر. کوئی بات نہیں کی انہوں نے جو عورتوں کی توہین کی ہے. جو وہ تصویر تھی, تصویر تو وہی جو آگے اب ہونے والا ہے. ساروں کو نظر آ رہا ہے کہ ایک نے میچ جیتنا ہے اور ایک نے ہارنا ہے. یہ ہارنے والی ٹیم کی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ ہم دعا کریں کہ یہ سنڈے کو ہندوستان کی ٹیم کی ایسی شکل ہوگی جو ان کی ٹیم کی شکل ہے. جی, کٹپوتیوں کی سیاست آپ نہیں ہونے دیں گے. دو ہی تو پیچھے ادارے ہیں, کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ جناب یہ نواز شریف نے ہمیشہ یہ کیا ہے, بجائے آپ اپنی کرپشن کی صفائی پیش کریں, سازش ہوگی جی. وہ جو ICIJ کی تھی وہ انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے, پتہ نہیں دنیا میں 2 پرائم منسٹر چلے گئے, کیا کیا ہوا ہے, وزیر کتنے پکڑے گئے. وہ سازش ہوگی ہے نواز شریف کے خلاف. اور آپ کس کے اوپر انگلیاں پوائنٹ کریں؟ پاکستانی فوج کے اوپر اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ 2 ادارے رہ گئے ہیں جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, باقی تو سارے مفلوج کر بیٹھے ہیں. یہی جب 2 اداروں بنے تھے, چیف جسٹس نئے آئے تھے دسمبر میں اور آرمی چیف آئے تھے دسمبر میں, تو مریم نواز نے کیا ٹویٹ کی تھی؟ اچھا وقت آ گیا ہے, آندھی چلی گئی ہے, طوفان چلا گیا ہے, یعنی سارا کچھ برا وقت چلا گیا ہے. مطلب کہ اعتماد تھا ان دونوں چیفز کے اوپر. اب کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ان کے ہر غلط کام میں ان کا غلامی نہیں کرتا, ان کا درباری نہیں بنتا, وہ ان کے خلاف ہے.
वो साजिश है। खान साहब, आपने 2 दिन पहले ड्रोन हमलों के ऊपर ट्वीट किया, अवाम के अंदर जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल आया कि वही खान साहब जो पहले ड्रोन हमलों के ऊपर नेटो सप्लाई बंद करते थे, बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते थे, अब अपने इक़्तिदार लेने के लिए तो करते हैं, लेकिन जो मुल्क की सालमियत के ऊपर अब आपका कोई बड़ा एहतजाज जो है सामने नहीं आता। देखिए जी, जब हमने नेटो सप्लाई बंद किया था तो ड्रोन हमला हुआ था पख्तूनख्वा के अंदर। ये अभी तक ये हमें पता चला ड्रोन हमला हुआ है पारा चनार में, और उसकी मैं मजम्मत ही कर सकता हूँ क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे है, वो हमारे गवर्नमेंट के नीचे नहीं है। मैं हमेशा मजम्मत करता हूँ। मेरे ख्याल में ये बड़ा जुल्म है। ये एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर को, नवाज शरीफ को उठाना चाहिए इशू को। मैं प्राइम मिनिस्टर होता मैं कभी इजाज़त ना दूँ इसकी। खान साहब, ये बताएं कि आप वैसे जो ना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहते हैं, ठीक है, मगर असेंबली में आप उसका साथ देते हैं, और अभी आपके आजू बाजू में वो लोग खड़े हैं पीपल्स पार्टी के जिनके ऊपर अभी तक अरबों रुपए के करप्शन के इल्जाम आते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहें? कोई इल्जाम नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है, वो आप दोनों आपको बता सकते हैं। लेकिन देखें, आपको बात करनी चाहिए ना, जो मेरा इस कौम से वादा है, किसने इस मुल्क में करप्शन ख़त्म करनी है? जो भी करप्शन ख़त्म करेगा वो अपने से एहतसाब शुरू करेगा और मजबूत इदारे बनाएगा, और वो इदारे फिर इम्तियाज़ नहीं करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट पार्टी में है चाहे वो अपोजिशन में है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमेशा सिर्फ अपोजिशन को नैब पकड़ती है, गवर्नमेंट में किसी को नहीं पकड़ती। पख्तूनख्वा वाहिद गवर्नमेंट है पाकिस्तान की तारीख में, जब एहतसाब अपना अपना बनाया तो पहला उन्होंने किसे पकड़ा? PTI के वजीर को पकड़ा। और आज भी कोई मुझे कोई स्कैंडल बता दे पख्तूनख्वा के अंदर किसी वजीर के ऊपर। जी, लास्ट कहा 2 पूछे थे, वो पूछ रहे यार। और उनका ये कहना था कि उनके मुखालिफिन नामराज होंगे और सबसे बड़े मुखालिफ आप हैं, क्या कहेंगे इस फिल्म के एतबार से? दूसरा ये बताएगा कि करीम साहब ने क्या बताया है पार्टी को आगे जरदारी साहब कब लेके आ रहे हैं? जरदारी साहब की ड्राई क्लीनिंग बड़ी मुश्किल है। एक मिनट मैं कहता, देखिए नवाज शरीफ ने जो कहा है ना कि फेल हो जाएंगे, पहली तो कामयाबी मैं सारे पाकिस्तान को मुबारक देना चाहता हूँ कि नए पाकिस्तान की बुनियाद तो रखी उधर गई है जिधर के मुल्क का वजीर आज़म पेश हुआ है एहतसाब के सामने। ये नए पाकिस्तान की इब्तिदा है। थैंक यू। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मौजूद थे और उनकी जानिब से गिराई गई है एक और विकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और आज शामिल हुए हैं इम्तियाज सफदर वड़ाइच।